हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपके सेल के बारे में, और सेल से रिलेटेड हमने उसके ओरिजिन, सेल की स्पेसिफिक थ्योरीज के बारे में डिस्कवर किया था। डिस्कवर कहने का मतलब ये है कि जो जो स्पेसिफिक साइंटिस्ट थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। रॉबर्ट हुक भाई साहब जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, डेड सेल की, फ्रॉम द कॉर्क ओक ट्री के। उसके बाद हमने एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को पढ़ा था जिन्होंने लिविंग सेल की स्टडी करी थी, और लिविंग सेल के बारे में पहली बार कोई व्यक्ति जिसने लिविंग सेल को देखा था खुद का माइक्रोस्कोप बना के, और उन्होंने पॉन्ड लेक के ड्रॉप वाटर से देखा था मैग्नीफाइड लेंस में। फिर रॉबर्ट ब्राउन को देखा था जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। उन्होंने सारे पैटर्न्स देखे कि सेल के अंदर एक डार्क सर्कुलर मैटर है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके साथ साथ हमने देखा कि डिफरेंट सील्डन एंड शॉल ने सेल की थ्योरी दी, बट वो क्या है ये नहीं बता पाए कि सेल जो है आ कहाँ से रहे। स्पॉन्टेनियस जनरेशन उन्होंने बताया। और उसके बाद आते हैं रॉबर्ट, ये क्या नाम है आपका, वर्क्रो भाई साहब। इन्होंने क्या बताया था कि जो सेल्स हैं वो अपनी खुद की प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होती हैं, बनती हैं, डिवाइजन करती हैं। तो वहाँ पर ही यानी कि अगर देखा जाए तो जो वर्क्रो थे उन्होंने ये बता दिया था कि जो नई सेल्स बन रही हैं दे कम्स फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ओमिनस सेलुला ई सेलुला, याद है आपको? तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जो सेल हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आ रही हैं, उनके बारे में देखा था। उसके बाद हमने देखा था इंपॉर्टेंट सेल के ऑर्गेनेलिज के बारे में, क्या आपका न्यूक्लियस करता है, क्या आपके माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है जिसमें आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, फिर आपकी गोल्जी बॉडी क्या करती है। इन सारे कॉन्सेप्ट के बाद में आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, वो है आपका सेल साइकिल के ऊपर, ठीक है, और साथ ही साथ हम कहें सेल डिवीजन के ऊपर। ये लेक्चर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, और ये जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, और कहा जाए तो ये इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि कैसे सेल अपने एक सेल से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाती है, अपनी सेम फोटोकॉपी बना देती है, दो सेल्स बन जाती हैं, दो डॉटर सेल्स बोलते हैं इनको। तो कैसे सेल डिवाइड करती है उसके बारे में आज हम पूरा प्रोसेस समझेंगे। इंटरफेस से लेके एम फेज के कितने स्टेप होते हैं, उन सब में क्या क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इसका दूसरा डिवीजन। पहला हमारा एनिमल सेल में जो प्लांट सेल में डिवीजन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके माइटोसिस, दूसरा होता है आपका मियोसिस। तो मियोसिस में क्या है, यहाँ पर तो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन रही हैं। मियोसिस में क्या बनती है, 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, और वो 4 डॉटर सेल्स कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, यानी कि पास उनका जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है उनके पास वो आधा होता है, बट यहाँ पर क्रोमोसोम्स का नंबर सेम होता है, और यहाँ पर इक्यूटोरियल या इक्यूटेशनल क्या होता है, डिवीजन होता है। यानी कि जितना आपका ये 2n है तो इसके पास भी 2n रहेगा, यानी क्रोमोसोम्स का नंबर, और ये भी 2n रहेगा। तो इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे दो टर्मिनोलॉजी, वो क्या है, पहली है आपकी सेल साइकिल, एंड है सेल डिवीजन। जैसा कि नाम डिनोट कर रहा है सेल साइकिल। अब कोई भी एक साइकिल चलती है तो वो क्या चलती है, एक सीक्वेंस में चलती है। तो ऐसे ही अगर ये सेल है तो ये एक सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस को अपनाएगी ताकि ये डिवाइड कर सके। तो जितना भी टाइम ये उन सारे के सारे सीक्वेंस के प्रोसेस में लगाएगी, जिसको हम प्रिपरेटरी फेज कह रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी सेल सही, वो सेल क्या करती है, ग्रो करती है। बिकॉज ऑफ दैट आज हम कहा जाए तो एक छोटे से जाइगोट से लेके पूरे के पूरे फुल ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो ग्रोथ के लिए हमारा सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सेल डिवीजन से पहले जो है आपका सेल साइकिल वो समझना जरूरी है। सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो डिवीजन कर सके। सेल साइकिल में सीक्वेंस ऑफ स्टेज चलते हैं जिसमें सेल अपने अंदर क्या क्या चेंजेस करता है, वो सारा का सारा प्रोसेस सेल साइकिल कहलाता है। और कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जो डिवाइड ही नहीं करती, कुछ आपकी सेल्स हैं जो आपकी 24 घंटे के अंदर डिवाइड कर जाती हैं, ऐसी भी सेल्स होती हैं। और स्पेसिफिकली हम बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके 200 टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। और ह्यूमन सेल का जो एवरेज डिवीजन टाइम है, ह्यूमन सेल का जो एवरेज डिवीजन टाइम है वो आपका 24 घंटे है। 24 घंटे में आपकी ह्यूमन सेल डिवाइड कर जाती है। और कहा जाए आपका जो 3 to 4 डेज लगते हैं जिसके डिवीजन में, वो आपकी ह्यूमन की ही स्टमक लाइनिंग की जो सेल्स हैं, स्टमक लाइनिंग की जो सेल्स हैं वो सेल्स 3 से 4 दिन में डिवाइड करती हैं। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है ह्यूमन सेल के अंदर। जैसा कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं तो हमारे पास जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उनकी उतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी देखने को हमें मिलती है। तो सिंपल डेफिनेशन आपके सामने है कि सेल साइकिल घटनाओं का वह श्रृंखला है जो एक कोशिका में उसके बनने से लेकर 2 डॉटर सेल्स बनने तक को विभाजित होने तक होती है। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पर सेल की ग्रोथ होगी
और उसके साथ साथ वो अपनी आइडेंटिकल 2 डॉटर सेल्स बनाएगा। उस पूरे प्रोसेस को हम सेल साइकिल कहते हैं। और जिस प्रोसेस में इसकी जो 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, यानी कि इसकी जो 2 डॉटर सेल्स बन गई, उनको हम क्या बोलते हैं, उसी को सेल डिवीजन बोलते हैं। और ये जो सेल डिवीजन होता है वो 2 फेज का होता है, जिसको हम आगे देखेंगे। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर सेल डिवाइड ही क्यों करती है, वाई सेल डिवाइड्स, सेल को क्या पड़ी है डिवाइड करने की, अगर सेल डिवाइड ना करे तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए आपको पुराने वाले लेक्चर के कॉन्सेप्ट पे जाना होगा। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि सेल डिवीजन सिग्निफिकेंट है क्यों, इंपॉर्टेंट है क्यों। पहली बात कि कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल आपकी जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, वो 120 डेज तक लाइव रहती है, उसका लाइफ स्पैन है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो क्या आपकी बॉडी में आरबीसीज की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। तो देखिए आरबीसीज के बनना भी है, सेल की कोशिकाओं की संख्या भी बढ़नी जरूरी है फॉर ग्रोथ। अब आप छोटे थे बचपन में, उसके बाद में पूरे बड़े हो गए, आपको कहीं चोट लगती है तो उसके रिपेयरमेंट में सेल लगती हैं। तो फॉर द ग्रोथ, फॉर द प्रोटेक्शन सेल आपकी क्या है, मदद करती है। अगर सेल डिवाइड ना करे तो जहां कहीं भी आपको कोई वुंड हो गया है ना, कहीं चोट लग गई है, तो वो कभी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां की सेल तो ऑलरेडी मर गई है ना, तो वो काम कैसे करेंगे, उनकी जगह पर नई सेल्स आएंगी कैसे। तो सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, रिपेयर और वॉर्न आउट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जो डैमेज सेल है उनको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसके लिए भी सेल डिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट डेड सेल्स हैं, उनकी जगह कोई तो लेगा। तो डेड सेल के रिप्लेसमेंट में भी सेल का डिवीजन बहुत ज्यादा नेसेसरी माना जाता है। और साथ ही साथ हम जो मियोसिस में देखने वाले हैं, सबको रिप्रोड्यूस करना है, अपनी जो संतानें हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोड्यूस करना, अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए भी क्या है, सेल डिवीजन नेसेसरी है। तो फॉर रिप्रोडक्शन भी सेल नेसेसरी माना जाता है। तो ये तो होगा इसके सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। अब समझ लेते हैं आपका कि सेल डिवीजन आखिर होता क्यों है। उससे पहले आपके दिमाग में एक साइंटिस्ट का नाम याद रखिए, एक सेकेंड, ये है आपके वॉल्थर फ्लेमिंग। ठीक है, वॉल्थर फ्लेमिंग या बेल्थर फ्लेमिंग, नाम याद रखिएगा। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, 1882 में एक टर्म दिया था जो हम पढ़ने वाले हैं, माइटोसिस। और इन्होंने ये बताया था कि सेल क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। इससे पहले एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट रीमेक। ये और पहले बता चुके थे कि क्या करती हैं, आपकी सेल डिवाइड करती हैं। ये 1841 से लेके 1856 के आसपास इन्होंने कुछ स्टडीज करी थी और उनमें ये देखा था कि सेल आपकी क्या कर रही हैं, सेल डिवाइड करती हैं, सेल अपने आप को क्या करती हैं, नई सेल्स में कन्वर्ट करती हैं। लेकिन इन सबसे पहले एक और फेमस साइंटिस्ट थे, नाम याद करिए, कौन से आपके क्या कहते हैं, आपके बर्करोस साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने क्या बताया था कि सेल कहां से आती हैं, अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। दैट मीन्स सेल डिवाइड करती हैं। तो वो चीज़ तो वो पहले ही बता चुके थे। अब समझते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, कि आपकी जो सेल है वो डिवाइड ही क्यों करती है। तो चलते हैं हम अपने पुराने वाले लेक्चर पर, जहाँ पर आपको मैंने सेल के बारे में बताया था। ये मान लेते हैं हमारे सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके पास में बहुत सारे अपने ऑर्गेनेल्स देखे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह लो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से अटैच होता है। साथ ही साथ यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हम छोटे छोटे राइबोसोम्स भी बना लेते हैं, वैक्यूल्स बना लेते हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इस पूरे के पूरे इसके अंदर फ्लूइड भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब याद करिए, इस खाली सेल के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड को हम क्या बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे हम साइटोसोल। क्लियर है यहाँ तक? प्लस जो ऑर्गेनेल्स हैं, ये ऑर्गेनेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इस ऑर्गेनेल्स के कॉम्बिनेशन को, यानी कि साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे थे, साइटोप्लाज्म, यही बोल रहे थे। अब इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि हम इसमें न्यूक्लियस को काउंट नहीं करते हैं। इसमें आपका न्यूक्लियस के अलावा जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो सेल क्या करती है, कंटिन्यूअसली क्या करती है, ग्रो करती है। सेल आपकी कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। और हमने एक चीज देखी थी कि जो न्यूक्लियस है आपका, वो सेल का क्या है, ब्रेन है। यानी कि सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जितने भी आपके सेलुलर इवेंट्स हो रहे हों, सेल को ग्रो करना है, सेल को डिवीजन में जाना है, सेल का ओवरऑल ब्रेन, सेल का कंट्रोल सेंटर कहलाता है आपका न्यूक्लियस। तो इन सब प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। अब ये साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है,
कि जितना वॉल्यूम आपका न्यूक्लियस का है जो कि एक साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर सकता है वो बराबर होना चाहिए। यानी कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होना चाहिए, जितना साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करना चाहिए उसके बराबर होना चाहिए। लेकिन सेल के ग्रोथ की वजह से जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो कम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में हो जाता है इम्बैलेंस, और इसी इम्बैलेंस की वजह से न्यूक्लियस फिर क्या करता है, सिग्नल भेजता है कि अब इस सेल को संभालने के लिए सेल को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज भी याद रखिएगा, सिर्फ एक कंडीशन नहीं, जो इम्बैलेंस आपका इम्बैलेंस्ड साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स है, साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करता है, सेल डिवाइड करता है। ये वन ऑफ द मेजर रीजन है आपके सेल के डिवाइड करने का। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि आपका जो सेल है एक्चुअल में कौन से दो इंपॉर्टेंट मेन प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू डिवाइड करता है, और ये प्रोसेस आपको याद होने चाहिए। यहीं से आपका पूरा का पूरा माइटोसिस अब शुरू हो रहा है। माइटोसिस जब हम पढ़ रहे हैं तो माइटोसिस में एक चीज याद रखिएगा, इसमें इक्यूटोरियल या फिर हम कहें इक्यूटेशनल डिवीजन होता है। इक्यूटोरियल डिवीजन होता है जिसका मतलब ये है कि आपकी जो सेल हैं वो इक्वली एग्जैक्ट क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। एक सेल से आपकी दो डॉटर सेल्स बनेंगी जिनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं, यानी कि पेरेंट सेल की कॉपी बनती है, एग्जैक्ट कॉपी बनती है आपकी, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी बनती है। ये तो आपका पूरा प्रोसेस हो गया माइटोसिस का। अब माइटोसिस अपने आप में दो तरीके से अकर होती है, जिसमें जो आपका पहला फेज है वो है आपका इंटरफेज, और यही जो इंटरफेज है वो आपका 90% टाइम लेता है, ठीक है, 90% टाइम यही लगता है सेल के डिवाइड होने में। और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डिवाइडिंग स्टेज भी बोलते हैं, इसको नॉन डिवाइडिंग स्टेज भी बोला जाता है, क्योंकि इस फेज में डिवीजन अभी नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन की तैयारी चल रही है। सेल आपका डिवाइड करेगा, कैसे करेगा उसके लिए पूरा का पूरा प्रोसेस देखा जा रहा है, कैसे आपका डीएनए क्या करेगा, डुप्लीकेट होगा। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे डिवीजन फेज, वो है आपका एम फेज, ठीक है। एम फेज में क्या होता है, अब न्यूक्लियस क्या हो गया, न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, अभी इसके बारे में भी देखेंगे। पहले फेज में न्यूक्लियस जो है वो आपका डीएनए है वो डबल हो जाता है, जबकि उसके क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है। इस फेज में क्या होता है, आपके दो फेज चलते हैं, पहला है आपका कैरियोकाइनेसिस जिससे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, दूसरा है आपका साइटोकाइनेसिस। जैसे कैरियो वर्ड का मतलब क्या होता है, कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि यहाँ पर दो डॉटर सेल्स बनानी है एग्जैक्ट, तो इसके पास भी सेम न्यूक्लियस होना चाहिए, इसके पास भी सेम न्यूक्लियस होना चाहिए, जितना अमाउंट इसके पास होना चाहिए उतना अमाउंट इसके पास होना चाहिए, जितने ऑर्गेनेलिज इसके पास है उतने ऑर्गेनेलिज इसके पास होना चाहिए। यानी कि इसमें क्या क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। फिर आ जाता है साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन, और लास्ट फेज में क्या हो जाता है आपका टीलोफेज के बाद जब ये फरो बन जाती है तो दो डॉटर सेल्स अलग हो जाती हैं और हो जाता है हमारा पूरा का पूरा माइटोसिस, ठीक है। अब ये जो फेज है आपका इंटरफेज, ये लगातार कोशिकाओं के बीच में चलने वाला चरण है, यानी कि जब आपकी सेल डिवाइड कर रही होती है उसके लिए जो चलने वाला पूरा का पूरा प्रोसेस, सेल अपने आप को क्या करती है, देखो भैया अगर सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, तो वो अपने आप को प्रिपेयर भी तो करेगी। इसको एक स्टोरी से समझो बहुत अच्छी। मान लेते हैं एक पेरेंट है, उसने अपना घर बनाया और घर बनाने के लिए उसने वो सारी चीज़ें क्या करी, इकट्ठी करी, जिससे क्या है कि वो अपने दो बच्चों को दे सके। अब वो जब दो बच्चों को देगा तो उस घर बनाने के लिए पूरा का पूरा क्या करेगा, प्रिपरेशन करेगा। वो दो रूम बनाएगा, दो जितनी भी चीज़ें होंगी घर में जो जरूरत पड़ती है, दो किचन बनाएगा, दो अलग अलग चीज़ें क्या करेगा, बनाएगा। तो उसी तभी तो इक्वेटोरियल एक एग्जैक्ट क्या है, डिवीजन हो पाएगा पेरेंट सेल से क्या है अपने डॉटर सेल्स के पास में जाने के लिए। तो इस सब के प्रिपरेशन में बहुत समय लगता है, चीज़ें बनने में समय लगता है, वही है आपका इंटरफेस। इसके अंदर तीन और इंपॉर्टेंट फेज आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं G1, S और G2।
ग्रोथ 1 और ग्रोथ 2 और बीच में आ जाता है सिंथेसिस, इसको हम एस फेज कहते हैं, जिसमें आपके डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है या डीएनए डुप्लीकेट करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के लिंक में हम क्या पढ़ेंगे, कैंसर सेल पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी कैंसर ड्रग्स हैं जो क्या करती हैं, आपके एस फेज को टारगेट करती हैं, कौन सी ऐसी कैंसर सेल हैं जो आपके G2 को टारगेट करती हैं या फिर G1 को टारगेट करती हैं, और साथ ही साथ ऐसी और कौन सी कैंसर ड्रग हैं जो एम फेज में क्या करती हैं, टारगेट करती हैं। यहां तक अभी आपको क्लियर है। सेल डिवीजन क्या है, 2 प्रोसेस के शुरू होता है। माइटोसिस पहला है आपका इंटरफेस, 90% टाइम 95% टाइम आपका यहीं लगता है, ये नॉन डिवाइडिंग फेज होता है। फिर आपका एम फेज, जिसके अंदर और आपके 2 फेज आते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर 4 इंपॉर्टेंट फेज होते हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, पीमेट यानी कि प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इनके बारे में भी अभी हम आराम से डिटेल में देखेंगे। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूं, वो यही है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है आपका कि आपकी ह्यूमन सेल जो है कितने टाइम पीरियड में डिवाइड करती है, तो आपके पास आपको आइडिया होना चाहिए कि ह्यूमन सेल को डिवाइड करने के लिए ऑलमोस्ट 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, अधिकांश मानव कोशिकाओं का विभाजन का औसत समय, एवरेज टाइम कितना है, 24 आवर्स है। ई कोलाई प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में डिवाइड कर जाती है। और साथ ही साथ ईस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ईस्ट आपका बडिंग प्रोसेस से क्या करता है, डिवाइड करता है, इसको 90 मिनट्स लगते हैं। साथ ही साथ हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो कि आपकी G0 या G0 फेस में चली जाती हैं, जिन्हें हम नॉन डिवाइडिंग सेल्स भी कहते हैं, जो कभी डिवाइड नहीं करती हैं सामान्य अवस्था में। जो कौन कौन सी हैं आपकी, हार्ट सेल और नर्व सेल नेवर डिवाइड। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, Which of the following cells are non dividing cells, ऐसी कौन सी दी गई सेल्स क्या करती हैं, कभी डिवाइड नहीं करती हैं, क्यों? उनमें आपके अगर ऑप्शन दे देता हार्ट या फिर हम नर्व्स या फिर और कोई सेल्स के नाम दे दिए जाते हैं, तो आपको अगर ये नाम याद हो तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। और इसके पीछे का भी रीज़न बताएं तो इनके अंदर सेंट्रोसोल, जो हमने ऑर्गेनेलिज वाले पार्ट में पढ़ा था, जो सेल डिवीजन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो एब्सेंट करता है। और इसकी बात इसमें क्या है, माइटोसिस जो है वो अरेस्ट रहती है, G0 फेज में चली जाती है, जिसके बाद सेल कभी डिवाइड नहीं करेगा। इसके बारे में भी हम देखेंगे। और स्पेसिफिक बात करें ह्यूमन सेल की, जो स्टमक की लाइनिंग है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमको फ्रॉम द हाई HCl, जो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड HCl होता है 1.2 pH के आसपास, जो हमारे स्टमक को डैमेज कर सकता है, उससे प्रोटेक्ट करती है। उसको डिवाइड होने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे जो फेज हैं, 2 मेन इंपॉर्टेंट फेज। पहला है आपका इंटरफेज, दूसरा है आपका एम फेज। इंटरफेज को हम क्या बोल रहे हैं, गैर विभाजित चरण या नॉन डिवाइडिंग फेज। अब इसी नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर हमारे 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं। जैसा नाम है उसी तरीके से आपको याद करना है। इनके बारे में हम आगे और डिटेल में भी देखेंगे। पहले सिंपल सा समझिए कि कोई भी हमारी एक सेल है, ठीक। अब इस सेल को जितना समय सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों में लगता है, ठीक है, और ज़्यादा बना दिया, फिर से समझते हैं, ऐसे समझो, ये सेल है हमारी, ठीक, और इसको अगर इस तरीके से बना दें हम और यहाँ से कर दें तो ये आपका इस तरीके से, ये है आपका एम फेज, ठीक है, और ये है आपका G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। इसी के अंदर आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आ जाते हैं। 90% टाइम, 95% टाइम आपको यहीं लगता है। और इसी फेज को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरफेज बोल रहे हैं, जो कि डिवाइडेड है आपका 3 फेज में, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। अब G1 फेज है क्या? सबसे पहले अगर आपको घर या हम सेल की बात करें डिवाइड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना साइज बढ़ाना पड़ेगा, सेल को ग्रो करना पड़ेगा, सेल को प्रॉपर्ली मैच्योर होना पड़ेगा, सेल को वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाने पड़ेंगे, प्रोटीन्स के लिए फिर आरएनए बनाने पड़ेगा, आरएनए के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स बनाने पड़ेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ चलती हैं, G1, जिसको हम ग्रोथ 1 फेज भी बोलते हैं, ग्रोथ 1 या फिर हम गैप 1, ठीक है, फेज बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगी, सेल ग्रो करेगी, सेल अपना साइज बढ़ाएगी, सेल अपने अंदर ग्रोथ करेगी, उसके साथ साथ प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, बहुत सारी प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। सेल को डिवाइड करना है, नए ऑर्गेनेलिज बनाने हैं, कुछ भी सेलुलर काम करना है आपको, तो आपको प्रोटीन की तो जरूरत पड़नी है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी यहाँ पर। और प्रोटीन बनेगा किससे भैया, प्रोटीन बनेगा आरएनए से। तो आरएनए भी बनेंगे और ऑर्गेनेलिज जो बच गए हैं, जो ऑर्गेनेलिज की जरूरत पड़ रही है आरएनए बनाने में या प्रोटीन बनाने में, उनका भी क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इस
पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में सेल आपकी मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ठीक है, अभी तक इतने पॉइंट याद रखिए। उसके बाद फिर क्या होता है, जब आपका जीवन ग्रोथ पूरी हो जाती है, अब मानते हैं कि सेल ने इतनी सारी चीजें बना ली हैं कि भाई साहब अब आपका जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट किया जा सके, उसको डुप्लीकेट किया जा सके, या फिर अमाउंट को डबल किया जा सके। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखिएगा कि यहाँ पर जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए क्या करता है, अपना साइज बढ़ा लेता है, यानी कि 2C से 4C हो जाता है, अपना अमाउंट बढ़ा लेगा, लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहता है, यानी कि डीएनए अपना साइज तो बढ़ा लेगा, 2C से 4C हो जाएगा, बट क्रोमोसोम्स नंबर क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, 2n का 2n रहेगा। और फिर यही 4C से क्या हो जाता है, आपकी 2 डॉटर सेल्स बनती हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक डीएनए मिलता है, हमें 2n देखने को मिलता है। तो आपके एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए अपना अमाउंट बढ़ा रहा है, और यहां पर क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट हो जा रहे हैं। अब मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी आपको लास्ट लेक्चर में कि हिस्टोन प्रोटीन क्या करेगी, आपकी क्रोमोसोम्स जो आपका डीएनए है जो क्रोमेटिड के अंदर है, क्रोमेटिन के अंदर पड़ा रहता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या करती है, उसको जो कंडेंस करके रखती है, उसके स्ट्रक्चर को बढ़िया तरीके से संभाल के रखती है, पैक करके रखती है, उसका भी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब क्या करना है, डीएनए को डबल करना है, तो उलझे ना, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना है, तो हिस्टोन प्रोटीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब यहाँ पर डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। अब मान लेते हैं कि आपको क्या करना है, डिवीजन करना है, एम फेज में जाना है, यहाँ पर ड्रामा होने वाला है, 2 लोगों में आपको सामान बांटना है, तो प्रॉपर बांटना है, इतनी चीज़ें यहाँ जाएंगी, इतनी चीज़ें यहाँ जाएंगी, सब कुछ बढ़िया तरीके से प्रिपेयर रहनी है। तो आता है आपका G2 फेज। G2 फेज क्या है, इंश्योरिंग फेज है, चेकिंग फेज है। इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी और ग्रोथ होनी है, जो छोटे छोटे इवेंट रह गए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। रिमेनिंग प्रोटीन सिंथेसिस जो क्या है, डिवीजन में हेल्प करेगी, जहां जहां पर डीएनए के लिए चाहिए या किसी और काम के लिए चाहिए, उसकी भी क्या हो जाएगी, सिंथेसिस यहां पर हो जाएगी। डीएनए के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जो G2 फेज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है। इसी के अंदर अगर आपका डीएनए डैमेज है, उसके अंदर कोई प्रॉपर क्या कहते हैं प्रॉब्लम आ रही है, तो या तो डीएनए रिपेयर होगा, और अगर रिपेयर नहीं हो सकता, डीएनए खराब हो चुका, तो सेल क्या कर जाएगी, अपटोसिस की तरफ मूव कर जाएगी, यानी सेल अब डिवाइड नहीं करेगी। तो इस फेज में क्या है, इस फेज को हम बोलते हैं चेकिंग फेज। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ डीएनए का आपका चेकिंग हो रहा है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अब हम इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे और डिटेल में कि एग्जैक्टली चीजें चल क्या रही हैं। अब यहां पर सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, चेक हो चुकी हैं, आपने सब कुछ चेक कर लिया है, तो आपकी सेल मूव कर जाएगी एम फेज की तरफ, जो कि आपका डिवाइडिंग फेज है। अब ये डिवाइडिंग फेज, एम फेज को हम मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी कहते हैं। तो जो आपका बना है अमाउंट क्या कहते हैं डीएनए का, तो सबसे पहले होती है आपकी कैरियोकाइनेसिस, जो कि आपकी 4 प्रोसेस में होती है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टीलोफेज, जिसको हम पीमेट ट्रिक से याद रख सकते हैं। जब आपका न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है तो लास्ट में 2 एस तरीके का क्या बन जाती हैं, 2 सेल्स बन जाती है, जिसमें फरो फॉर्म हो जाती है, इसको फरो बोलते हैं। और उसके बाद में सारी की सारी चीजें इधर उधर 2 सेल डिवाइड हो जाती हैं, और लास्ट में होती है साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या है, उनके बीच में 2 सेल्स क्या आ जाती हैं, गैप हो जाता है, सेपरेट हो जाती हैं, स्प्लिट कर जाती हैं, और फाइनली आपकी 2 सेल्स बन जाती हैं, यानी कि माइटोसिस अकर हो जाती है। अब माइटोसिस आपको समझना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, माइटोसिस अगर आप समझ गए तो जो आपका मियोसिस है वो समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, एकदम इजीली आप उसको समझ सकते हैं। चलो अब एक एक करके हम समझते हैं कि आपके इंटरफेस में आखिर हो क्या रहा था। तो इंटरफेस जो है आपका काफ़ी बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, 95% समय यहीं लगता है। तो हमने देखा कि G1 फेज में क्या है, ग्रोथ फेज है, भैया सेल ग्रो कर रही है, अपने अंदर प्रोटीन बना रही है, आरएनए बना रही है, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स बना रही है, अमाइनो एसिड बना रही है, न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप अपने आप को ग्रो करेंगे, न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे, डिवीजन की तरफ जाएंगे, तो हमें एनर्जी की तो जरूरत है, तो एटीपी भी बन रहे होंगे वहाँ पे। और एटीपी बनने के लिए क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का भी फॉर्मेशन हो रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी खुद का डीएनए होता है, वो भी अपनी तरीके से काम कर रहा होगा। अब जब डीएनए का रेप्लिकेशन कराना है तो डीएनए को प्रिपेयर करना है, कि डीएनए का डुप्लीकेशन कराना है, तो डीएनए भी प्रिपेयर हो रहा होगा। डीएनए क्या कर रहा होगा, उस कंडेंस फॉर्म में जो है वो अपनी साइज को डबल कर रहा होगा, मोर कंडेंस हो रहा होगा। फिर जब ग्रोथ 1 फेज क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो आपकी साइकिल पहुंच जाती है कहां पर, एस फेज में। अब एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस हो रही है। जो आपका ऐसे ही उल्टा सीधा पड़ा हुआ डीएनए था वो प्रॉपर क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ रहा है और अपने अमाउंट को डबल कर रहा है, और ये 2 क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आके बन जाता है। ये भी याद रखिएगा, क्रोमोसोम्स में बन जाता है, सेंट्रोमेयर से कनेक्ट हो जाता है,
ठीक है। और लास्ट में जब ये एम फेज में एंटर करता है तो प्रॉपर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि आपका प्रो फेज में हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अभी डीएनए क्या है, अपने आप को अमाउंट को डबल कर रहा है। अब यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं डीएनए की हेल्प के लिए, क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड जॉइंट हो जाते हैं, सेंट्रोमेयर का भी फॉर्मेशन एस फेज में देखने को मिलता है। साथ ही साथ रिमेनिंग जो चीज़ें बन रही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये सारी की सारी जो चीज़ें रह गई थी G2 फेज में, वो हो जाती हैं। फर्दर ग्रोथ हो जाती है, जो प्रोटीन्स रिमेनिंग थी, जो न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन था, अब G2 में क्या है, न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन भी होने लगा, न्यूक्लियस कह रहे हैं कि आपका ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होने लगता है, डबल माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे, डबल चीज़ें बनेंगी, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बनने लगती हैं। ठीक है, एक बार अगर इंपॉर्टेंट देख लें तो पहली बार सेल ग्रो करेगी, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा एस फेज में, प्रोटीन, आरएनए, ऑर्गेनेल्स सब बनने लगेंगे, सेल प्रिपेयर करेगी अपने आप को डिवीजन के लिए, क्योंकि अब इसको एम फेज में जाना है। मोस्ट ऑफ द साइकिल टाइम यही लगता है, ये हमने इस पूरे के पूरे इंटरफेज में देख लिया। यहाँ तक आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी और एकदम समझ में आ रही होंगी। अब आ जाता है आपका मोस्ट ड्रामेटिक फेज, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रामा होने वाला है, क्योंकि अब सेल क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। दो इंपॉर्टेंट टोटल सेल्स में वो क्या करने वाली है, ब्रेक होने वाली है या फिर स्प्लिट होने वाली है। तो जिसके अंदर आपके 4 इंपॉर्टेंट फेज आते हैं। पहला है प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज, एंड देन लास्ट में आपका टीलोफेज होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर क्या हुआ, प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज में होगा क्या, पहला स्टेप है प्रोफेज का। तो प्रोफेज में आप ऐसे समझिए कि जो आपका सेल है उसके अंदर जो डीएनए है उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो कंडेंस करके क्या बना लेगा, थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको, इस तरीके से भी आपको स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा। और जैसे ये आपकी सेल है, अब इस सेल के अंदर, एक सेकंड दीजिएगा, इस सेल के अंदर आपका जो डीएनए है वो कंडेंस होने लग जाएगा। कंडेंस का मतलब क्या है कि वो प्रॉपर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाने लग जाएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा कंडेंस हो सकता है उतना ज़्यादा कंडेंस होने लग जाएगा। अब जो क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस फॉर्म है आपके डीएनए की, और ये किससे अटैच्ड है, ये अटैच्ड है आपका सेंट्रोमेयर से। ठीक है, सेंट्रोमेयर से क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपके प्रेजेंट हैं क्या, आपके सेंट्रियोल्स, ये पोल्स पर क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, ये पोल्स पर, अपोजिट पोल्स पर क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, ये आपके सेंट्रियोल्स पोल्स पर मूव करने लग जाएंगे। ये स्टार शेप के होते हैं, तो ये क्या करने लग जाएंगे, पोल्स पर मूव करने लग जाएंगे। उसके साथ यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी इसके ऊपर प्रेजेंट है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, आपके डीएनए को, न्यूक्लियस को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। अभी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके ऊपर प्रेजेंट है वो क्या करने होने लग जाएगी, डिसअपियर होने लग जाएगी, क्योंकि अब सेल के अंदर क्या है, सेल को डिवीजन में जाना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, डिसअपियर होने लग जाएगी। इसके साथ साथ जो आपके सेंट्रोसोम्स हैं वो आपके ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे। अब यहाँ पर क्या है, आपका जो 2C डीएनए है वो 4C डीएनए तो ऑलरेडी बन गया था, और इस 4C डीएनए के अंदर भी आपके क्या है, आपके सेम नंबर ऑफ क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, 46 ही क्रोमोसोम्स होंगे। अब यहाँ पर आपका प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब इस पूरे प्रोसेस को 2 फेज में हमने डिवाइड कर दिया था। एक था आपका अर्ली फेज, यहाँ पर डीएनए का कंडेंसेशन होने लगा है, सेंट्रोसोल्स अपने ऑपोजिट पोल पर मूव करने लगे हैं। उसके बाद क्या है, आपका जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो क्या होने लगती है, डिसअपियर होने लगती है। इसके अलावा ऑर्गेनेल्स जो है वो भी अलग अलग वो होने लगते हैं, और साथ ही साथ में ये आपका जो क्रोमोसोम्स है, डीएनए है, वो शॉर्ट और थिक हो जाता है। अब इसके बारे में अगर हम आगे बोले तो नेक्स्ट फेज क्या आएगा, आपका मेटाफेज आता है। अब मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में आपको देखने को मिलता है कि जैसे ही सेल आपकी क्या करती है, मेटाफेज की तरफ जाती है, तो इस फेज में टोटली जो सेल है उसके क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं, यानी कि मिडिल, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मिडिल, ये मिडिल में आ जाते हैं। अब ये मिडिल में क्यों आ जाते हैं इसके बारे में अभी आपको हम बताएंगे। और यहाँ पर क्या है, स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन होने लगता है जब आपके सेंट्रोसोल्स पहुंच जाते हैं ऑपोजिट पोल पर। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेंट्रोसोल्स आपके पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए, और इसके साथ साथ सेंट्रोसोल्स आपके ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच गए। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि जो आपका सेंट्रोमेयर है, ठीक है, जिससे आपके 2 क्रोमोसोम्स अटैच्ड हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड हैं इसकी। ठीक है, ये सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे इनको। अब यहाँ पर एक चीज़ और प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। इस सेंट्रोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होता है आपका काइनेटोकोर। ठीक है, जिससे आपका जो स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इससे अटैच्ड होते हैं।
ये स्पिंडल फाइबर का यहाँ फॉर्मेशन होने लगता है, ये इसको क्या करता है, काइनेटोकोर से इसको अटैच कर लेता है। अब यहाँ पर क्या है, पहली चीज क्या याद रखनी है, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट। ये जो प्लेट आप देख रहे हैं इसको हम इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं, यानी कि आपके जो क्रोमोसोम हैं वो आपके इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गए हैं, मिडिल में आ गए हैं। ईच क्रोमोसोम्स अटैच विद स्पिंडल फाइबर विद इट्स सेंट्रोमेयर, और सेंट्रोमेयर के ऊपर प्रेजेंट होता है काइनेटोकोर, उससे अटैच्ड हो जाता है। स्पिंडल फाइबर देख सकते हो, स्पिंडल फाइबर यहाँ पर अटैच्ड हो गए। मैक्सिमम कंडीशन कैरियोटाइप क्लियर एडिटिव, जितना भी कंडेंसेशन डीएनए का था यहाँ हो गया है। अब क्या है, यहाँ पर हमको सेल को डिवाइड करना है ना, न्यूक्लियस को 2 पार्ट में तोड़ना है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट आप देख रहे हैं, एग्जैक्ट कॉपी बननी है, सेम नंबर जाना है। अगर आपके 2 क्रोमोसोम्स हैं, 4C क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि इसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो उसको क्या है 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, जो स्पिंडल फाइबर है इसको स्पाइडरमैन की तरह थ्रेड समझिए। तो टीलोफेज में क्या होगा कि ये जो आपके क्रोमोसोम दिख रहे हैं ये स्प्लिट हो जाएंगे, आपस में टूट जाएंगे, अवे हो जाएंगे फ्रॉम से। तो आपका एनाफेज आता है, जो टीलोफेज बोलते हैं कि एनाफेज के अंदर क्या होने वाला है। एनाफेज के अंदर हम देख लेते हैं, तो एनाफेज के अंदर क्या होगा, एना का मतलब अवे। तो आपकी जो सेंटर में प्रेजेंट क्रोमोसोम्स हैं ये आपके स्पिंडल फाइबर से ये आपके क्या हो जाएंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट से सेंट्रोमेयर से डिटैच हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए हैं, ठीक। ये यहाँ आपका सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, ये स्पिंडल फाइबर है, ये आपका सेंट्रोमेयर है, ठीक है। अब ये क्या हो गए, अवे हो गए वहां से। कहां से अवे हो गए, आपके बीच सेंटर से अवे हो गए, यानी कि सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट, सेंट्रोमेयर से टूटते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेटेड, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड आप देख रहे हैं ऊपर का जो पोर्शन है, अलग अलग दोनों सिस्टर क्रोमेटिड क्या कर जाते हैं, सेपरेट कर जाते हैं। दे पुल्ड बाय द स्पिंडल फाइबर, जो सेंट्रोसोल को समझिए स्पाइडरमैन, वो क्या करता है, इनको खींच लेता है और ये क्या कर जाते हैं, अवे कर जाते हैं फ्रॉम द इक्वेटर, फ्रॉम द मिडिल लाइन ऑफ द सेल, ठीक। अब लास्ट में क्या होता है, अगर हम इस सेल को देखें तो इसके बीच में, लास्ट में इसके बीच में एक फरो का फॉर्मेशन होता है जिसको हम टीलोफेज कहते हैं। इस तरीके से बीच में एक गैप आ जाता है और ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग ही रहते हैं। उसके अलावा फिर इस फेज में क्या होता है, डीएनए जो था वो डीएनए का डिकंडेंसेशन होने लगता है, यानी कि क्रोमोसोम्स रीच टू द पोल एंड स्टार्ट डिकंडेंसिंग, वापस से वो जैसे जिस फॉर्म में थे उस आ जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रिपेयर होने लगते हैं और यहीं पर ही आपका जितना भी डिवीजन होना था ऑर्गेनेलिज और उनका जितने भी उनका डुप्लीकेशन था वो इधर उधर हो जाता है और लास्ट में क्या है, बीच में एक फॉर्म हो जाती है जिसको हम फरो बोलते हैं, ठीक है। अब ये दो सेल दिख रही हैं आपको, इनके अंदर प्रॉपर हर एक चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, डीएनए भी है, सब कुछ है। अब क्या है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपकी क्या हो गई, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई। कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर का डिवीजन हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब लास्ट स्टेज बचती है आपकी साइटोकाइनेसिस की। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि बीच में जो फरो बन गई है उस फरो के बेसिस पर क्या है कि आपकी परिणाम स्वरूप जो अनुवांशिक सेम आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बननी थी वो डिवाइड हो जाती हैं। बस सिंपल सा प्रोसेस समझ लीजिए। यानी कि अगर हम आपको यहाँ पर सिंपल सा बताएं कि प्रो फेज में आपका क्या हो रहा है, डीएनए का कंडेंसेशन हो रहा है। डीएनए जो खुला खुला पड़ा था वो अपने आप को तैयार करता है कि भैया मुझे क्या करना है, कंडेंस होना है, प्रॉपर 2 क्रोमोसोम्स बनाता है। सेंट्रोसोल जिनका काम होता है ऐसे स्पिंडल फाइबर बना के दोनों को अलग करना, वो ऑपोजिट पोल पर मूव करने लग जाते हैं। फिर मेटाफेज में क्या आ जाता है कि भैया आपका ये सेंट्रली अनाइन हो जाते हैं आपके क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम अलाइन होने के बाद स्पिंडल फाइबर उनको क्या कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है। एनाफेज अवे करता है, दोनों ऊपर के सिस्टर क्रोमेटिड को खींच लेता है और खींच लेने के बाद में क्या हो जाता है, टीलोफेज में इनके ऊपर वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाती है और बीच में एक फरो फॉर्मेशन हो जाता है और इस फरो फॉर्मेशन के बाद में सेल क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। ये है आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसका, माइटोसिस का। ठीक है, अभी तक आपको यहाँ तक सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका मियोसिस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि इसमें आपका आता है आपकी एक डिप्लॉयड सेल से। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि हमारी एक पेरेंट सेल से क्या बन रही है, आपकी 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 डॉटर सेल से 2 और डॉटर सेल्स बनती हैं, यानी कि टोटल 4 सेल्स बनती हैं। और ये जो 4 सेल हैं वो सारी की सारी क्या हैं, हैप्लॉइड सेल हैं, यानी कि इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो 2n नहीं है, सिर्फ n है। 23 ही क्रोमोसोम्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसका पूरा का पूरा ये प्रोसेस चलता कैसे है, आखिरकार इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब
ये जो लेक्चर है हम दूसरे लेक्चर में समझेंगे इसको, तभी तक आपको माइटोसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, वो आप एकदम इस पूरे वीडियो लेक्चर के बाद समझ होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पूरे के पूरे माइटोसिस के लेक्चर में, कहीं पर कोई स्टेप्स नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।